आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। और इतिहास से लेके आज तक हर किसी ने इस कहावत को फॉलो किया है। स्टोन एज के टाइम से लेके राजा महाराजाओं के ज़माने तक, कॉलोनियल पावर्स के टाइम से लेके आज के मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हर किसी ने इस कहावत को फॉलो किया है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसने इस पूरी की पूरी कहावत को ही मानो जैसे बदल के रख दिया हो। हमारा देश इंडिया, जो रशिया का भी दोस्त है और रशिया के कट्टर दुश्मन अमेरिका का भी दोस्त है, जो सऊदी अरब का भी दोस्त है और सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन ईरान का भी दोस्त है, जो इज़राइल का भी दोस्त है और इज़राइल के कट्टर दुश्मन फ़लस्तीन का भी दोस्त है। यानी कि हम दोस्त के दोस्त हैं, यारों के यार हैं, लेकिन उनके दुश्मनों के भी दोस्त हैं। लेकिन आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो पाया, आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की मल्टी अरेंजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, जो जियोपॉलिटिक्स में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। पूरी दुनिया में कई सारे देश हैं और कई सारे देशों के बीच आए दिन वॉर्स होती रहती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने दोनों पार्टीज़ का साथ दिया हो। या तो कोई इस देश की तरफ जाता है या फिर कोई दूसरे देश की तरफ जाता है। लेकिन इंडिया ही एक ऐसा लौता स्टेट है, एक लौती ऐसी कंट्री है जो हर किसी का साथ देता है और हर किसी के साथ दोस्ती करता है। तो आखिर ये मल्टी अरेंजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है और बाकी के देश इसे क्यों एक्सेप्ट करते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे देश के लिए, और कहाँ कहाँ ये चीज़ हमारी काम करी और कहाँ कहाँ काम नहीं करी, और साथ ही साथ इसकी कुछ डार्क रियलिटीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1955 वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है। जर्मनी हार जाती है एलाइड पावर्स से, और उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। और उसके कुछ ही समय बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक तरफ अमेरिका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फैला रहा था पूरी दुनिया में और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली सरकारों को और उन देशों को गिरा दे रहा था। वहीं पर दूसरी तरफ यूएसएसआर था जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करता था और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली कंट्रीज़ को और उनकी सरकारों को गिरा देता था, जिस वजह से पूरी की पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ गई थी। एक गुट अमेरिका की तरफ से था, एक तरफ यूएसएसआर को लोग सपोर्ट कर रहे थे। और हर कंट्री पर इस चीज़ का प्रेशर पड़ रहा था कि या तो तुम अमेरिका को सपोर्ट करो या तो यूएसएसआर को सपोर्ट करो, और हर कंट्री इस चीज़ को मानकर चल रही थी। हालांकि कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जो इस चीज़ को नहीं मानना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन हमारा देश इंडिया, जो नया नया आज़ाद हुआ था, और आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ का सल्यूशन निकाला नाम के ज़रिए, NAM यानी नॉन अरेंजमेंट मूवमेंट, जिसकी वजह से आप ना तो अमेरिका की तरफ जाओगे ना ही सोवियत यूनियन के साथ जाओगे। और इस पूरे के पूरे मूवमेंट में 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ जुड़ गई। आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस में जितने मेंबर्स हैं उससे भी ज़्यादा मेंबर्स उस टाइम पर नॉन अरेंजमेंट मूवमेंट में भारत के साथ आ गए थे। और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात थी और बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, क्योंकि हमारा ये मानना था कि हम हर किसी के साथ दोस्ती का हाथ मिलाकर और बढ़ाकर चलते हैं, लेकिन हम किसी के भी चमचे नहीं हैं। और हमारे ये सिंपल सा फंडा है कि हम पहले तो किसी को छेड़ते नहीं, और हमें किसी ने छेड़ा तो हम उसको छोड़ते नहीं। और ये बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं, हम इनके पीछे खड़े नहीं होंगे। हमारा बस ये सिंपल सा फंडा था। और इस चीज़ का जिक्र चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी निकल के आता है, जहाँ पर अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि एक राजा के आसपास के राज्य अगर उसके दुश्मन है तो उसके दुश्मनों के पड़ोसी यानी कि उसके पास के राज्य उस राजा के दोस्त होने चाहिए, जिसके बाद वाले होंगे अगेन उसके दुश्मन, फिर उसके बाद वाले होंगे अगेन उसके दोस्त, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इन सिंपल वर्ड्स, अगर दुश्मनों ने राजा पर हमला कर दिया तो हमारे दोस्त पीछे से उनके ऊपर हमला कर देंगे, और उनके ऊपर हमला ना हो इसीलिए हमारे दुश्मन भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और साथ ही साथ चाणक्य ये भी कहते हैं कि एक समझदार राजा कभी भी दो देशों के बीच में, दो राजाओं की लड़ाई में घुसकर अपना और अपनी सेना का और अपने राज्य का नुकसान नहीं करता। वो पहले चीज़ों को देखता है, एनालाइज करता है, और न्यूट्रल रहना और बैलेंस बनाकर रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और आप हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देख लो, एंशिएंट टाइम से लेके आज तक इंडिया ने हमेशा किसी एक का पक्ष लेना कभी नहीं चुना। हम लोग हमेशा से बैलेंस बनाकर ही चलें। हिंदुस्तान का सबसे पहला एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, सम्राट अशोका ये कहते हैं कि हम गल्फ से लेके इंडोनेशिया तक, चाइना से लेके श्रीलंका तक किसी के भी साथ में पहले तो लड़ाई करेंगे नहीं,
और अगर उन्होंने हमसे लड़ाई की तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, और अगर दो देशों के बीच में आपस में लड़ाई होती है तो हम किसी एक की तरफ नहीं जाएंगे, या तो हम दोनों का साथ देंगे या तो किसी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमें कभी भी अपना नुकसान नहीं करना है। और सिर्फ मौर्यन एम्पायर नहीं, गुप्ता एम्पायर, शुंगा एम्पायर, चोला एम्पायर, मराठा एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज खुद कहते हैं कि हमारे स्वराज्य का मकसद है हर किसी को एक करना, और हम कभी भी किसी दूसरे देशों की लड़ाई में घुसकर अपनी तरफ से जाकर अपना नुकसान कभी भी नहीं करेंगे। और आज इंडिया भी यही सेम स्ट्रैटेजी अपना रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ये मल्टी अरेंजमेंट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हर किसी देश के ऊपर, और कैसे हम हर एक देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं इवन दो वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, और किस तरीके से ये चीज़ काम करती है और बाकी के देश इसे क्यों एक्सेप्ट करते हैं, और ओवरऑल ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है और हमें क्या फ़ायदा देती है, एक एक करके इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द मिडल ईस्ट पैराडॉक्स के बारे में। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे अमीर इलाके मिडिल ईस्ट से, जहाँ पर एक तरफ है फिलिस्तीन और एक तरफ है इजराइल। साल 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास की तरफ से द ग्रैंड कॉलर ऑफ द फिलिस्तीन का अवार्ड मिला था। और 2026 में फिलिस्तीन के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल, जो कि आए दिन फिलिस्तीन में आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सबका कत्लेआम करते रहता है, उनकी तरफ से, उनके स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट की तरफ से द स्पीकर ऑफ द नेसेट का अवार्ड मिला। यानी कि एक तरफ हम फिलिस्तीन के हक की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के साथ मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप भी करने लग रहे हैं। और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान, उसके साथ भी चबार पोर्ट का लेन देन करने लग रहे हैं, ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल इंडिया तक अपनी पहुंच को बढ़ा सकें और अपनी ट्रेडिंग को आसान करके रख सकें। हालांकि आज के समय पे इस वॉर की वजह से ईरान और इंडिया के रिश्ते थोड़े से डगमगा गए हैं उस फादरलैंड वाली कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन ओवरऑल अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो कंट्रोल में आ गई है एंड दे आर इन बेटर कंडीशंस राइट नाउ। बट आखिर ऐसा क्या है कि भारत फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान इन तीनों को साथ में लेके चल पा रहा है और इतना बैलेंस मेंटेन करके रख पा रहा है? तो इसका जवाब छुपा है इतिहास में। जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उसी समय से उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के हक़ की बात करना शुरू कर दिया था। तो फ़िलिस्तीन को तो हम शुरुआत से ही साथ में लेकर चल रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे सरकारें बदली और इंडिया में गैस की और ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी, तो हम लोगों ने फ़िलिस्तीन के साथ साथ जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। जो गल्फ़ की जितनी भी कंट्रीज़ थी उनके साथ अलायंस बनाने लग गए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने लगे, फिर धीरे धीरे ट्रेड रिलेशंस बनाने लगे। आज के टाइम पर भी इंडिया का 60% से भी ज़्यादा तेल मिडल ईस्ट से हम इम्पोर्ट करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वो जो इराक और ईरान के बीच में वॉर हुई थी उसमें भी उन्होंने ईरान का फुल सपोर्ट किया था, क्योंकि वो जानते थे कि इन फ्यूचर ये मिडिल ईस्ट वाले और ये गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, तो हमें इनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर चलना चाहिए। लेकिन अगर आप इजराइल के साथ बात करें तो इजराइल के साथ हमारी दोस्ती तब गहरी हुई जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बनने पर अड़ गया। ऑपरेशन काउटा में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी काउटा फैसिलिटी में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, जो आगे जाकर अजीत डोवाल और हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक्सपोज कर दिया। हालांकि आगे जाके उस टाइम के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने हमारे सारे रॉ एजेंट्स को मरवा दिया, बट उस टाइम पे हमारे पीएम थे मोरारजी देसाई। वो अगर चाहते तो उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को तबाह करके रख देते, क्योंकि अजीत डोवाल जो थे उन्होंने सोचा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर हमें वॉर अवॉइड करते हुए इस पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना है तो हमें मोसाद की मदद लेनी चाहिए। बिकॉज जो इजराइल है वो ये नहीं चाहेगा कभी भी कि एक मुस्लिम कंट्री न्यूक्लियर पावर बने। दैट इज़ वाई अजीत डोवाल ने यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला और बिना कोई वॉर करे हुए उन्होंने मोसाद के साथ कॉन्टैक्ट किया और उन्हें मना भी लिया। और वो चाहते तो एयर स्ट्राइक करके काउटा में सब बर्बाद कर देते, लेकिन मोरारजी देसाई ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन वहीं से हमारे इजराइल के साथ भी रिश्ते गहरे होने शुरू हो गए थे एंड दैट इज़ वाई, दैट इज़ द रीज़न आज के टाइम पर हम तीनों ही कंट्रीज़ को साथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भारत मिडल ईस्ट के दो सबसे बड़ी कंट्रीज़ और दो सबसे बड़े दुश्मनों के बीच में भी एक बैलेंस तरीके से चलता है, दोनों के साथ दोस्ती बनाकर, हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, जो कि है सऊदी अरब और ईरान। सऊदी अरब जो सुन्नी इस्लाम को मानता है और ईरान जो शिया इस्लाम को मानता है।
सऊदी अरब ये चाहता है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, जो पूरा मिडल ईस्ट है, जो पूरा गल्फ़ है, वो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करे, और ईरान चाहता है कि पूरा का पूरा गल्फ़ शिया इस्लाम को फॉलो करे। तो यहाँ पर होता ये है कि जब भी कभी सऊदी अरब किसी सुन्नी देश को सपोर्ट करता है, उनकी मिलिट्री को सपोर्ट करता है, उनके किंग को सपोर्ट करता है, उन्हें फंड करता है, तो उस देश के जो शिया रिबेल ग्रुप्स हैं, जो शिया अपोजिशन है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए ईरान आगे आ जाता है। और सेम जब ईरान किसी शिया देश के किंग को फंड करता है, उनकी मदद करता है, उनकी हेल्प करता है, तो उस देश का जो अपोजिशन है, जो ऑब्वियसली सुन्नी होता है, जो सुन्नी रिबेल ग्रुप्स होते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब आगे आ जाता है। और इसी चीज़ ने पूरे के पूरे गल्फ़ को परेशान करके रख दिया है, और पूरा का पूरा गल्फ़ मानो जैसे एक जंग का मैदान बन गया है, जहाँ पर ये दोनों ही साइड्स चाहते हैं कि कोई पूरे तरीके से सुन्नी इस्लाम को फॉलो करेगा या फिर कोई पूरे तरीके से शिया इस्लाम को फॉलो करेगा। और ओवरऑल इन दोनों ही देशों के बीच में ये भिड़त चली हुई है कि पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफ आखिर कौन बनेगा। लेकिन हमारा देश इंडिया इन दोनों के साथ में एक ही टाइम पर अच्छे रिश्ते बनाकर चलता है। कैसे? तो देखिए, सऊदी अरब से तो हम लोगों ने पहले ही दोस्ती कर ली थी, और सऊदी अरब इंडिया को कभी भी इसीलिए नाराज़ नहीं करेगा क्योंकि आज इंडिया पॉपुलेशन वाइज दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, और हमारी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, मार्केट उतना ज़्यादा बड़ा। और सऊदी अरब जैसे देश के लिए जो सबसे ज़्यादा तेल प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे गल्फ़ में, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। यानी कि कल को अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कोई अनबन आ जाती है तो वो सीधा सऊदी के ऑयल बिजनेस को अफेक्ट करेगा। दैट इज़ वाई सऊदी इंडिया के साथ चलता है। और अगर हम ईरान की बात करें तो शुरुआत से ही अमेरिका जैसी सुपर पावर ईरान के ऊपर लगातार सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाई जा रही थी, स्पेशली तब जब ईरान इराक वॉर ख़त्म हुआ था। उसके बाद से ही अमेरिका ईरान के ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाया जा रहा था, जिस वजह से ईरान का जो बैंकिंग सिस्टम था वो पूरी तरीके से क्रैपल कर गया था। लेकिन उस टाइम पर जहाँ पे कोई भी देश ईरान का साथ नहीं दे रहा था, भारत एक अकेला ऐसा देश था जिसने ईरान का साथ दिया और ईरान के पोर्ट्स में पैसा लगाया। और भारत को भी इन दोनों की ज़रूरत है। तेल के मामले में हमें ऑफकोर्स सऊदी अरब की ज़रूरत है, लेकिन सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में अपनी पहुंच मजबूत रखने के लिए हमें चबार पोर्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें ईरान की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई इंडिया इन दोनों देशों को साथ में लेकर चल पा रहा है। लेकिन असली गेम तो तब शुरू होता है जब पूरी की पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देने वाली ताकत रखने वाली दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया की बात आती है। और इस मल्टी अरेंजमेंट स्ट्रैटेजी को जिस तरीके से भारत ने इन दोनों देशों के साथ में अपनाया है, इसे देखकर बड़ी से बड़ी और महान से महान इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक CIA, मोसाद और KGB भी पूरी तरीके से शौक में है कि किस तरीके से वो दोनों देश, जिन्हें कोल्ड वॉर के टाइम पर हर कोई देश उनसे डरता था कि अगर हम अमेरिका की साइड चले गए तो रशिया से प्रॉब्लम आ जाएगी, और रशिया की साइड चले गए तो अमेरिका से प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, इंडिया इज़ द वन एंड ओनली कंट्री जो बड़ी आराम से इन दोनों ही देशों को साथ में लेकर चल रही है। एक तरफ अमेरिका के साथ हमने लेमाओ एग्रीमेंट साइन करके रखा है, दूसरी तरफ रशिया के साथ में रेलॉस एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है हमने। लेमाओ एग्रीमेंट यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन नेवी अमेरिकन बेसिस का इस्तेमाल कर सकती है, और दूसरी तरफ रेलॉस एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हम रशिया की मिलिट्री के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और उनके बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बुरा वक्त आने पर हम अमेरिका और रशिया दोनों को ही साथ में लेकर चल सकते हैं और दोनों की मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है चाइना। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना एशिया की सुपर पावर बने टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेशली इसीलिए चाइना के ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हो नज़र रखने के लिए, उनकी सारी चीज़ों की जानकारी रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका ये बात जानता था कि पाकिस्तान कभी भी उनके काम नहीं आएगा, इंडिया ही उनके काम आएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी अमेरिका जो बात बात पर देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाता जाता है, वो रशिया और इंडिया की इस अरेंजमेंट को, इस दोस्ती को, इस पार्टनरशिप को, इस कोलैबोरेशन को झेलते आ रहा है। और दूसरी तरफ रशिया का भी सेम ही रीज़न है, क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होने के बाद, स्पेशली जहाँ पर दुनिया भर के देश रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे, रशिया ये बात जानता था कि कोई बड़ी पावर अगर उसका साथ दे सकती है तो वो इंडिया ही है। क्योंकि अगर इंडिया पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ चला गया, जो कि ऑफकोर्स हम कभी नहीं चाहते,
तो इसीलिए रशिया ने इंडिया की मदद ली, क्योंकि अगर वो हमारी मदद नहीं लेते तो उनकी इकोनॉमी और उनके कई सारे सेक्टर्स चाइना पे डिपेंड हो जाते, जो रशिया के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए रशिया भी हमारा दोस्त है। लेकिन अभी तक मैंने आपको जितनी भी स्टोरीज़ बताई, जितने भी किस्से कहानियाँ बताई, जितने भी आपको रीजंस बताए, जितने भी केसेस आपको बताए, अगर आपको ये वैलिड नहीं लग रहा और आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि ये सारे ही देश भारत की इस मल्टी अरेंजमेंट स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिजनेस। क्योंकि इंडिया, जैसा कि मैंने आपको कहा, पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ही बड़ा मार्केट, और गल्फ़ से लेके यूरोप तक, अमेरिका से लेके रशिया तक, अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, हर कोई भारत की इस मार्केट में अपने पैर जमाना चाहता है। इस वजह से वो कभी भी भारत के साथ अपने रिश्ते ख़राब नहीं करेंगे, और भारत तो कभी अपनी तरफ से किसी एक पार्टी की साइड लेने वाली पार्टी कभी थी ही नहीं। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। दैट इज़ वाई ऐसा होता है। और सिंपल करके समझा देता हूँ, मान लीजिए 2 बिजनेसमैन हैं और आप उनके सबसे बड़े कस्टमर हो, उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। कोई एक बिजनेसमैन कहता है कि भाई आप मेरी तरफ आ जाओ, दूसरा कहता है आप मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन दोनों ही कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी तरफ से चले जाओ, क्योंकि उससे उन्हीं का नुकसान होगा। और आप क्या चाहते हो कि भाई मैं दोनों की तरफ रहूँगा, आई विल बी न्यूट्रल, या फिर किसी की भी तरफ नहीं रहूँगा, जिससे अल्टीमेटली दोनों ही बिजनेसमैन्स का नुकसान होगा। इस वजह से वो क्या करेंगे, उन्हें वही ऑप्शन चुनना पड़ेगा जो आप उन्हें दोगे कि हाँ ठीक है, आप दोनों की ही तरफ रहो। और इंडिया ने ये सेम स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की हम बात करें, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स पे क्या हलचल चल रही है, और इंटेलिजेंस के मामले में भी इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अमेरिका को। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में इस्लामिक रेडिकलिज्म को और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए रशिया को भी इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सऊदी अरब को भी मार्केट के मामले में इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा ईरान तो इंडिया का काफ़ी समय से दोस्त रहा है। इंटेलिजेंस के मामले में मोसाद और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भी साथ में काम करते हुए आए हैं, और फ़िलिस्तीन के हक़ की बात तो हमारे यहाँ के मुसलमान करते ही रहते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया को हर किसी की ज़रूरत है, और हर किसी की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ हर किसी को इंडिया की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। दैट इज़ वाई हम हर किसी को साथ में लेकर चल रहे हैं, और ये हमारी मल्टी अरेंजमेंट पॉलिसी हमें कई सारे फ़ायदे देती है। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा होता है एनर्जी और गैस के मामले में। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जब अमेरिका ने रशिया के ऊपर बैन लगाया था, तब इंडिया ने किसी की बात ना सुनते हुए रशिया से भी सस्ते दामों में तेल खरीदा, और मिडिल ईस्ट से भी अपनी ऑयल की सप्लाई चालू रखी। इसका नतीजा ये निकल के है कि आज हमारे पास दोनों ही के पास ऑप्शंस हैं, रशिया से भी तेल खरीद सकते हैं और मिडिल ईस्ट से भी तेल खरीद सकते हैं। दूसरा फ़ायदा हमें होता है डिफेंस के लिए, क्योंकि हमारी हर एक देश के साथ अच्छी बातचीत है, तो उनकी मिलिट्री का एक्सेस भी हमारे पास है। तो हम अमेरिका से भी आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स खरीद सकते हैं, रशिया से भी फाइटिंग जेट्स खरीद सकते हैं, और फ्रांस से भी ख़तरनाक टैंक्स खरीद सकते हैं। और दोनों देशों को साथ में लेकर चलना, ये दोनों देश इसीलिए भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास उनकी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। यानी कल को अगर हम किसी एक कैंप में चले भी गए, तो हम उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता सकते हैं, जो कि हम कभी नहीं बताएंगे। दैट इज़ वाई बोथ ऑफ द कंट्रीज़ एक्सेप्ट दिस थिंग कि हाँ, कि हम दोनों को साथ में लेकर चलें। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस में भी इससे हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ है, क्योंकि ब्रिक्स के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो सभी हमारे दोस्त हैं। दैट इज़ वाई कल को अगर कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया के ऊपर आ जाता है, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा ये जंग को टालने का भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर हम सभी से हम दोस्ती करके चलेंगे तो कोई लड़ने वाला बचेगा ही नहीं। सब अगर हमारे साथ होंगे तो जंग होगी ही क्यों। इसके अलावा और भी कई सारे अलग अलग फ़ायदे होते हैं हमारे, जैसे अलग अलग देशों की हमें अलग अलग सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन और एक्सेस मिलता है, और हमारे पास चॉइस होती है कि अगर ये देश हमें किसी चीज़ के लिए ना कर रहा है, कोई चीज़ बेचने के लिए, उससे हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेमीकंडक्टर चिप के लिए अमेरिका हमें मना कर देता है, तो हम ताइवान के पास जाकर वो ख़रीद सकते हैं। दैट इज़ वाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल स्ट्रैटेजी है, और हमेशा इंडिया को इस चीज़ को आगे लेकर और आगे बढ़ाकर चलना चाहिए। लेकिन सही मायनों में देखा जाए ना, तो इसे मेंटेन करके रखना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। हालांकि हमने कई सारे देशों के साथ, जैसे कि मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए, उससे हट के और भी कई सारे देशों के साथ ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके और इस चीज़ को साथ में लेकर चलें, बट कई सारे मामलों में हमारी ये मल्टी अरेंजमेंट स्ट्रैटेजी फेल भी हुई है।
जब टर्की और ग्रीस के बीच में द मेडिटेरेनियन वॉर चली, तब उस टाइम पर इंडिया ने ग्रीस का साथ दिया, उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया और भर भर के उनको एड भी प्रोवाइड करी। लेकिन टर्की जो उस टाइम पर कश्मीर के मुद्दे पर ओपनली यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, इंडिया ने अपनी आपसी रंजिशें निकालने के बजाय जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया, तब ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करके टर्की की पूरी मदद की। तो हमें ये दिखाता है कि हम कभी भी किसी से बैर नहीं रखते और हर किसी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया के साथ भी हम ट्रेडिंग करते हैं और कई सारे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ थी और उनके ऊपर बैन और सैंक्शंस लगाई जा रही थी, तब दिल्ली में एक प्योंगयांग की असेंबली और प्योंगयांग में एक दिल्ली की असेंबली हुआ करती थी। इसके अलावा यूएसए और क्यूबा, यूएसए के साथ भी हम लोगों ने अपने रिश्ते अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए थे। इसके अलावा क्यूबा के जो फिदेल कास्त्रो थे, जिन्होंने बाय द वे CIA के 600 से भी ज़्यादा असैसिनेशन अटैम्प्ट्स को सर्वाइव किया था, उनके हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। एंड इसके अलावा UK और अर्जेंटीना, जिनके बीच में वॉर चल रही थी, हम लोगों ने UK का भी साथ दिया और अर्जेंटीना का भी साथ दिया। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि हम कभी भी सामने से हर किसी के साथ दोस्ती करने नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई दुश्मनी करे तो हम उसे सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटते। हमने पाकिस्तान के साथ गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हमेशा से सामने से पाकिस्तान की तरफ से हमें अटैक्स ही देखने को मिले। 1947, 1965, 1971, 1999 और उसके अलावा जब पाकिस्तान को एहसास हो गया कि वो कन्वेंशनल वॉर्स में और असली बैटल फील्ड में इंडिया से नहीं लड़ सकता, तो उन्होंने क्या किया, टेररिस्ट अटैक्स करने शुरू कर दिए। पहलगाम, उरी, दिल्ली बम ब्लास्ट, 26/11, पार्लियामेंट अटैक और न जाने ऐसे कितने अटैक्स जो पाकिस्तान ने हमारी तरफ से किए। 1971 की जंग में बांग्लादेश को वेस्ट पाकिस्तान से हमने आज़ाद किया, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ और हिंदूज़ के साथ क्या हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। अब एज अ मुस्लिम मैं तो इन सारी चीज़ों की सख्त मुखालिफत करता हूँ, आई एम अगेंस्ट दिस एक्सट्रीमिज़म, लेकिन आज वही बांग्लादेश गजवाए हिंद करने की बात कर रहा है। तो हम लोगों को इन सारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, हर किसी के साथ जो दोस्ती का हाथ हम बढ़ाने चाहते हैं, उसमें धोखे भी कई बार मिले, लेकिन फिर भी भारत हर किसी के साथ चलना चाहता है और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है एंड होपफुली हम इसे आगे भी कंटिन्यू करें। राइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी कई सारी अमेजिंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने जितने भी करीबी दोस्त हैं उनमें शेयर करिए इस वीडियो को। एंड आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट करिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। तो फिर मिलता है एक और नई वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी कई सारी अमेजिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। सब्सक्राइब ज़रूर करना इंडिया। फिर मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।